जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे होम साइंस क्लास 12th है और आप सबके लिए होम साइंस से मॉडल पेपर तैयार किए हैं जो कि सेट 1 है। अगर आप सेट 1 से लेके 10 तक सेट देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपको हर एक प्रश्न को समझाते हुए चलेंगे जो कि आपके बोर्ड के लिए प्लस आपके नॉलेज के लिए बेस्ट वीडियो है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप सेट 2 देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जहां पर इंफॉर्मेशन, क्यूज, पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे ही डाला जाता है, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वहां से आप जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आपको आर्ट्स के ऑल पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आपको 150 रुपये लगेगा। वहां पर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सभी का मिलेगा। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और आपको क्या करना है, लाइव क्लास में कमेंट करते हुए चलना है। अगर आपने लाइव क्लास नहीं ज्वाइन किया है तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिए। और यहाँ पर एक ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, इस बात को आप अच्छे तरह से समझ जाएंगे तो आपके लिए और अच्छा होगा। देखिए, कहीं भी वीडियो देखिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बाहर का आवाज़ नहीं आना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है ना वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तब आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप शांति जगह पे चले जाइए, या तो आप ईयरफोन खरीद लीजिए। उससे आपको क्या होगा, बाहर का आवाज़ ज़्यादा सुनाई नहीं देगा। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये कलर बेस्ट होगा, राइट। चलिए, यहाँ पर 1 नंबर में क्या कहा जा रहा है, देखिएगा कि निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है। गर्भावस्था की कठिनाई है तो गर्भपात, अपरिपक्वजन, गर्भकालीन विषाक्तता, इनमें से सभी। तो आपका जो राइट आंसर जो होगा क्या होगा, डी होगा। ये जो गर्भकालीन कठिनाई जो होती है ये चारों के चारों होती है, मतलब तीनों के तीनों होती है। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए आप सेकेंड और प्रश्न में देखते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है। निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है, पिट्यूटरी, एंड्रिनल, थायराइड या पाराथायराइड। तो इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा। आप सब कमेंट करके बताइए क्या राइट आंसर होगा, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। तो बिल्कुल आपका ए जो आया है वो बिल्कुल ही सही है। अब चलिए आपके सामने थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद देने चाहिए। मतलब कि जब बच्चे जन्म उन्म लेते हैं तो उसको कितने दिन के बाद उसे क्या करना चाहिए, भोजन या कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो 6 माह या 8 माह या 3 माह या 9 माह। तो इसके बारे में आप कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए। बिल्कुल आप सबका जो कमेंट आ रहा है 6 माह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 6 माह। तो ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपके सामने 4 नंबर प्रश्न में। और 4 नंबर में क्या कह रहा है कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। जब गर्भावस्था रहती है तो उस टाइम किसी रक्त की कमी हो जाती है, तो वो रक्त का नाम क्या है, थायमीन है या कैल्शियम है या गयासिन है या क्लोरी है। तो इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा। 4 का फटाफट बता दीजिए क्या राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल आप सबका जो राइट आंसर क्या आ रहा है, कैल्शियम। मतलब कि जब गर्भावस्था रहती है तो उस टाइम क्या होती है, कोई रक्त कमी हो जाती है जिसका नाम क्या है, कैल्शियम। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए 5 नंबर में देखते हैं। 5 नंबर में क्या कहा जा रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि माता का दूध होता है, माता का जो दूध होता है वो कैसा होता है, अमिश्रित नहीं हो सकता है, जो कि हो भी सकता है नहीं हो सकता है। यदि बच्चा को डायरिया है तब भी दिया जा सकता है, कहीं बीमारी उमारी का होगा। सिर्फ बच्चे के लिए संतोषप्रद होता है। देखिए, बच्चे जो जब रोता रहता है तो उसको दूध पिलाने के बाद वो संतोषप्रद नहीं हो सकता है, उसको जीवन भर ये है, लेकिन हमेशा ताज़ा होता है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे गाय को देखिएगा तो वो दूधते हैं तो पूरा का पूरा प्योर ताज़ा रहता है गाय के बच्चा के लिए। तो उसी प्रकार होगी कि माता का जो दूध होता है वो बच्चे के लिए क्या हो सकता है, हमेशा ताज़ा हो सकता है। तो आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 6 नंबर प्रश्न में। यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनमें से कौन प्रसव उपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। मतलब कि माँ जब नहीं रहेगी तो उसके बाद देखभाल नहीं है, तो वो कौन सा हो सकता है। स्तनपान हो गया, व्यक्तिगत स्वच्छता, विश्राम एवं निद्रा, उत्तम पोषाहार। इसमें बताइए क्या राइट आंसर क्या होगा 6 नंबर का। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, विश्राम एवं निद्रा। ठीक है, माँ के नहीं रहने के बाद भी देखभाल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए आपके सामने 7 नंबर प्रश्न में देखते हैं। और क्या कर रहा है
कि कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है, कौन सा तत्व जो है विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो पोषण, धन, अतःस्रावी ग्रंथि, रोग एवं चोट। तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि 7 का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि धन का कोई लेन देन नहीं है। क्या है? धन का कोई लेन देन नहीं है, किससे? विकास से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 8 नंबर में। और 8 नंबर में क्या करा कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? क्रियात्मक विकास नहीं है। सिर संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना या पकड़ना। तो इसमें आपको बताना है क्रियात्मक मतलब क्या हो गया कि आपके शरीर में जो है ना कुछ क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। तो वो कौन सा नहीं है? क्या कह रहा है? नहीं है। तो सिर संभालना ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये तो बोलना भी हो सकता है, घुटनों के बल चलना या पकड़ना। देखिएगा, सिर संभालना मतलब कि अपना जो सर है ना वो संभाल सके बच्चा, तो वो तो सही है। या घुटनों के बल चलना, घुटना के बल मतलब कि गुरु गुरु के चलना, वो तो चलता ही है। पकड़ना, किसी चीज़ को पकड़ना। और बोलना जो है आपको क्रियात्मक विकास नहीं है। ठीक है, तो आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। राइट, चलिए अब देखते हैं 9 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। थायराइड ग्रंथि के साथ जो निकलता है वो कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन होता है या थायरोक्सिन होगा, इंसुलिन होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में बताइए क्या राइट आंसर होगा 9 का। चलिए बिल्कुल आपसे का जो आ रहा है बी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त, देखिए हम होम साइंस में थोड़ा सा कम हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि होम साइंस जो होता है ना गर्ल के लिए बेस्ट होता है और बॉय के लिए बहुत ज़्यादा कम अच्छा है। तो मुझे इतना इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट हम आप सबके सपोर्ट और कहते सर कि होम साइंस का भी लाइए, तो हम आप सबकी कहने पहला है। ठीक है, तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, 1% भी अच्छा लग रहा है आपको, तो आप क्या कीजिए, लाइक करके हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए और आगे वीडियो लाएँ। और आप अभी लाइक नहीं करेंगे तो आगे का वीडियो कैसे आएगा? तो आप लाइक कीजिए, प्लस में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए 10 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं? रोग निरोधी क्षमता जो होती हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल आपसे का ए आ गया। चलिए 11 नंबर में देखते हैं, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि अतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग क्या है? आजकल का जो सबसे बड़ा जो रोग है वो कौन है? मधुमेह है, वृद्धि विकार है, लैंगिक विकार है या प्रजनन है? तो इसमें बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें भी आपको पता चल गया होगा क्या होगा, इसमें भी आपको पता चल गया होगा, ये है मधुमेह है। क्या है? मधुमेह। तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके सामने 12 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? देखिए जल जो होता है ना वो प्रदूषण होता है, तो उसमें कुछ न कुछ कारण हो सकते हैं। वन रोपण, जैसे वृक्ष को रोपिएगा तो क्या हो सकता है, देखते हैं, तेल रिफाइनिंग या कागज कारखाना, या बी और सी। तो इसमें बताइए क्या राइट आंसर होगा। देखिए तेल का हो सकता है और कागज कारखाना है, ये दोनों के दिन हो सकते हैं, लेकिन वन का रोपना ये क्या हो सकता है, ये जल प्रदूषण का कारण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपका राइट जो आंसर होगा डी होगा। समझ गए? समझ गए ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए 13 नंबर में क्या करा है, 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा, DTP का पहला टीका कब लगता है? DTP का पहला टीका जो होता है, देखिएगा अगर हम आंगनबाड़ी में अगर आप जानते होंगे तो वहाँ पर अगर लगता होता है तो कितने वर्ष की अवस्था में लगता है वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका हम बोल देते हैं DTP। ठीक है, ये होता है। तो इसका जो होता है 2 माह पर या 3 माह पर या 4 माह पर या 1 माह पर, तो वो जो होता है आपको 1 माह पर होता है, जो कि आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 14 नंबर में क्या करा है कि संक्रामक रोग से तात्पर्य है। संक्रामक रोग से तात्पर्य है, तो वो आपको बताना है रोग का बार बार होना, रोग का लंबे समय तक बने रहना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, इनमें से कोई नहीं। ये जो संक्रमण रोग होता है वो क्या होता है कि बार बार होते ही रहना, मतलब रोग बार बार होना, या रोग लंबे, जैसे कोई बुखार हो गया वो लंबे समय तक रहना, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से, मान लीजिए एक व्यक्ति को फैल गया तो दूसरे व्यक्ति को भी फैलना स्टार्ट हो सकता है। तो इसके बारे में बताना है ये क्या हो सकता है। चलिए फटाफट बता दीजिएगा। तो बिल्कुल सही बात है ऑप्शन है सी, ये जो होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना स्टार्ट कर देते हैं। कौन? संक्रामक रोग। ठीक है, इससे आपको दूर भी रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 15 नंबर में क्या कर रहा है कि विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है, तो किसके लिए? बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए,
शिक्षकों के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो देखिए बच्चे के लिए तो सब जानते होंगे, अभिभावक बहुत ही कम स्टूडेंट को पता है अभिभावक क्या होता है। तो ये होता है गार्जियन कहते हैं ना, जैसे माता पिता आपके गार्जियन हो गए, उसी का इंग्लिश गार्जियन इंग्लिश शब्द है, और हिंदी जो है आपके अभिभावक है, ठीक है। और शिक्षक तो आप जानते ही होंगे, और इनमें से सभी के लिए। तो आप बताइए क्या राइट आंसर होगा 15 का। तो ये जो आपके हैं राइट आंसर डी होगा। इसमें जो होते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है, बच्चे के लिए भी है, अभिभावकों के लिए है, और शिक्षकों के लिए भी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 16 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है। क्या करें, जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए आप स्वच्छ जगह में, मान लीजिए आप कपड़ा उपड़ा साफ उफ रखिएगा, तो उसके क्या होगी, जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, नहाने के लिए या कपड़ों की धुलाई के लिए, दांतों की सफाई करने के लिए, हाथों की सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले याद रखिएगा दांतों की सफाई के लिए बहुत ही कम पानी लगती है, और यहाँ पर कह रही है जल की अधिकतम होना चाहिए। तो इसमें हाथों की सफाई के लिए इसमें भी ये भी नहीं हो सकता है, नहाने के लिए या कपड़ा धुलाई के लिए। तो आपको दोनों में से राइट आंसर आपको बताना है, 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सब जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कपड़े धुलाई में ज़्यादा खासकर क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो होगा बी होगा। आप थोड़ा सा अगर एक डोल भी पानी में आप नहा सकते हैं, लेकिन कपड़ा अगर आपको जितना मांगेगा पानी उतना ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो आपको होते कपड़े की धुलाई बहुत ही अच्छे से कीजिएगा, तब थोड़ा सा ज़्यादा पानी आवश्यकता होगी, राइट। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 17 नंबर में कि भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या होती है। मतलब कि जो बच्चे जन्म लेते हैं उसकी ऊंचाई कितनी हो सकती है, कितनी हाइट हो सकती है, 30 सेमी की या 40 या 50 या 80। तो इसमें बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो ये जो बच्चे होते हैं नॉर्मल बच्चे बता दें, तो इसके 50 होते हैं हाईएस्ट में, ठीक है, और औसत में मतलब कि मीडियम में कह सकते हैं वो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके सामने 18 नंबर प्रश्न में क्या करें, सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। सांकेतिक भाषा मतलब कि जैसे नहीं कहते कि इशारे में बात करना, उसी तरह से संकेत करके भाषा होता है कोई, तो वो कैसे हम पर कर सकते हैं। अंधे के लिए होते हैं, सामाजिक बच्चे के लिए होते हैं, विकलांग बच्चे के लिए होते हैं, गूंगे और बहरे बच्चे के लिए होते हैं। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि विकलांग बच्चे के लिए तो हो नहीं सकता है मेरे ख्याल से, और आप भी बताइएगा क्या होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए विकलांग बच्चे के लिए नहीं हो सकता है, असामाजिक बच्चे के लिए मतलब समाज में नहीं है उन बच्चों के लिए, तो ये तो ऑप्शन 100% गलत है, ठीक है। अंधे बच्चे के लिए, अंधे बच्चे जिसको दिखाई नहीं देगा तो वो कैसे इशारा करेगा, तो ये भी आपके लिए गलत है। लेकिन गूंगे और बहरे बच्चे के लिए कहता रहते हैं ना, देखिए गांव में अगर समाज में अगर रहते हैं तो वहाँ पर एक न एक गूंगा होगा, ठीक है, और वहाँ पर देखिएगा तो वो करता रहता है, ठीक है, उसके इशारा से बताएगा कि हाँ इस तरह से कीजिए, इस तरह कीजिए। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, वो आपका डी होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन आपके लिए हम बहुत ही अच्छा से कोशिश करें आपको समझाने के लिए। सॉरी अगर बुरा लगे तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए, लेकिन हम आपको समझाने के लिए, भाषा को समझाने के लिए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा खासा लिख पाए। तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, दुखद संवेद का उदाहरण है, दुखद संवेद का उदाहरण है हर्ष, स्नेह या क्रोध या जिज्ञासा। तो इसमें बताइए क्या राइट आंसर होगा 19 का। तो फटाफट बता दीजिएगा क्या राइट आंसर होगा। तो ये जो स्नेह देख रहे हैं वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 20 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, कृत्रिम, क्या करें, कृत्रिम या लुप्त अंग होने वाले बच्चे की विशेष आवश्यकता कौन कौन सी है। इसमें कहा जा रहा है जो कि लुप्त अंग मतलब कोई शरीर का कोई अंग है जो कि खत्म हो जाता है या लुप्त हो जाता है, बच्चों की विशेष आवश्यकता कौन कौन सी है। तो ये आपको बताना है, प्राकृतिक चिकित्सा आवश्यकता है, शारीरिक आवश्यकता है, शैक्षणिक आवश्यकता है, या इनमें से सभी। तो इसके बारे में तो ये 20 का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप सबका जो आ रहा है डी बिल्कुल सही बताया आप सबने। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सही प्रश्न बचा हुआ है। अब चलिए आपके सामने 21 नंबर प्रश्न है और समझिएगा क्या कर रहा है 21 नंबर में कि बच्चे में असमर्था हो सकती है। असमर्था का अर्थ हुआ कि जो कार्य हो सकते हैं वो करने में असमर्थ, कोई कार्य हो गया और वो क्या होगा, वो कार्य करने में असमर्थ हो सकता है। तो क्या कर रहा है इसमें ऑप्शन में देखिए, जन्म के पूर्व, जब बच्चे गर्भ की अवस्था मतलब अंदर रहते उसके लिए, तो वो तो हो नहीं सकता है, तो आपका बिल्कुल ही रॉन्ग है। जन्म के बाद या जन्म के समय से या जन्म के बाद समय से या इनमें से सभी। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चे में असमर्था हो सकती है, तो ये जो होती है जन्म के समय से। जैसे बच्चा कोई जन्म लिया और उसके हाथ पैर कुछ
खराब है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, असमर्थ कहलाएंगे ना। तो जन्म के बाद तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर बच्चा जन्म अच्छा लिया है तो उसके बाद हो सकता है, संभवतः बहुत ही कम चांस है उसे पैर कट जाए, वो कर जाए, लेकिन अलग बात है। लेकिन बच्चे में असमर्थ जो 100% जो होता है वो होता है जन्म के समय से ही, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, समझ गए। चलिए अब यहाँ पर क्या करा है, अभी जस्ट आपको पढ़ाए थे कि सुखद संवेद का उदाहरण है, अभी अभी आपको पढ़ाए थे दुखद, दुखद अभी आपको पढ़ाए थे तो स्नेह दिए थे। यहाँ पर सुखद संवेद का उदाहरण क्या हो सकता है, तो ये आपको बताना है। सुखद जो होता है उसमें क्या होता है वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ये भी आपका सुखद का भी यही होता है और दुखद का भी यही होता है, तो आपको दोनों के दोनों याद ही रखना है, ठीक है। सुखद और दुखद दोनों एक ही होता है, राइट। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा ICDS की स्थापना किस सन में हुई थी। ये जो ICDS की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। ये जो हुई इसकी स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी, तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 24 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से बच्चे में अंगों की अवस्था मुड़ जाती है। जैसे कोई बच्चे हैं जो है ना, उसको कोई ना कोई विटामिन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण बच्चे का जो अंग होता है, जैसे पूरे बॉडी को देखिएगा वो अंग जो होता है मुड़ जाती है, टेढ़ा हो जाता है, लूल लांगर हो जाता है। तो वो कौन सा हो सकता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और या विटामिन डी। तो इसके बारे में तो ये राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल आपने सही बताया है, विटामिन डी। विटामिन डी आपको धूप से भी मिलती है, तो जो गर्भ अवस्था में जो रहती है उसके सजेस्ट यही कीजिएगा कि आप थोड़ा सा गर्भ मतलब कि रहे, तो उसको क्या कहिएगा कि थोड़ा सा धूप भी लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर से इस प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से बच्चे में अंगों की अवस्था मुड़ जाती है, जैसे होती है वो टेढ़ टार हो जाता है, तो वो विटामिन डी के कारण होती है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 25 नंबर में, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप तो क्या होता है, तो वो आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज। बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखिए 26 नंबर में क्या कह रहा है कि ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ है। ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ क्या है, वसा है या कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या कैल्शियम है। तो इसके बारे में ये राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। 26 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल आपने क्या बताया है, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सही है आपका, बी बिल्कुल ही राइट आंसर। ज़्यादा ऊष्मा और ज़्यादा शक्ति जो उत्पादन करता है वो कार्बोहाइड्रेट ही कर सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 27 नंबर में देखिएगा कि वसा निम्न पदार्थ में किस में पाया जाता है। ये जो वसा होता है वो किसी न किसी पदार्थ में पाया जाता है, मक्खन में या शक्कर में या चना में या दाल में। तो ये आपको कमेंट करके बताना है 27 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपने मक्खन जो लगाए हैं उन सबका बिल्कुल ही राइट आंसर है मेरे दोस्त, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, आपके सामने 28 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा निम्न में से कौन भोजन की पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की अब विधि है। इसमें बताइए क्या होगा, मिश्रण, सेमीकरण या ये सी या डी, इनमें से बताइएगा राइट आंसर। देखिए सबसे पहले समझिएगा ये जो मिश्रण होता है, बाकी को तो गोली मारिए, बट ये जो मिश्रण होता है इसमें क्या हो सकता है, कोई भोजन है, ठीक है, और उसको पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। तो मान लीजिए अगर आप सिर्फ भात ही रखते हैं, मतलब चावल कर सकते हैं, तो उसे रखिएगा तो खाइएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो उसमें क्या हो सकते हैं, पौष्टिक तत्व नहीं बनेंगे। और उसी में रख दिए दाल रख दिए और सब्जी रख लिए और चावल रख लिए, ये सब अगर आप मतलब करेंगे, खाएंगे या कुछ करेंगे, तो ये आपके लिए क्या होगा, ये मिश्रित में ही कहलाएगा। तो आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर है और उससे क्या होगा, पौष्टिक तत्व की समृद्धि भी बनती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके सामने 29 नंबर में कि वासा स्रोत है। वासा स्रोत जो होते हैं घी के, अनाज के या दाल के या इनमें से सभी के। तो इसमें बताइए क्या राइट आंसर होगा। ये जो वासा स्रोत होते हैं वह घी के होते हैं। किसके होते हैं, ए, ठीक है। चलिए अब 30 नंबर में देखते हैं कि निम्न में से बर्तन को किससे साफ करना चाहिए। बर्तन को है किससे साफ करना चाहिए, राख से या साबुन से या बीम से या इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी।
तो आप अधिकतर देखते हैं गांव में देखिएगा तो वो राख से भी साफ करते हैं। किसके राख से? जो कि आप चूल्ही देखते हैं, हम देसी बोल रहे हैं, ठीक है, चूल्ही देखे होंगे तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर लगाते हैं और उसमें से राख निकलता है, चौला क्या कर सकते हैं, लकड़ी उकड़ी उससे लगाता है, राख भी निकलता है, ठीक है। तो वहाँ पर राख से भी क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, प्लस साबुन से भी किया जाता है। ये बीम क्या होता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम सुन रहे हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। अगर आपको बीम के बारे में पता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न में देखते हैं, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है। आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है, तो आपको कमेंट करके बताना है। तो बिल्कुल आप सबका जो आ रहा है, ईंधन में, समय में, ऊर्जा में, तो ये सब चीज़ में क्या करते हैं, बचत मदद करता है। तो ये जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। आगे देखते हैं 32 नंबर में क्या कह रहा है कि अशुद्ध पानी पीने से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। अशुद्ध पानी, जैसे मान लीजिए कोई पानी पीने के लायक नहीं, जैसे नदी नाली के देखिएगा वो पानी पीने के लायक नहीं है, लेकिन आप उस पानी को पी रहे हैं तो वो कोई बीमारी हो सकता है। कौन? हैजा, अतिसार, डायरिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में राइट आंसर क्या होगा, ये भी प्रश्न आपको पता ही चलना चाहिए। देखिए इसमें जो होता है बीमारी, अगर अशुद्ध पानी पीजिएगा तो ये कोई फिक्स नहीं है कि हाँ आपको यही बीमारी हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकता है, ये तीनों में और भी कोई बीमारी हो सकती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अनेक प्रकार की बीमारी हो सकती है। तो डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 33 नंबर में कि जल का निष्कासन नहीं होता है। जल का निष्कासन नहीं होता है गुर्दों से, फेफड़े से, पेट से, त्वचा से। तो इसमें बताइए राइट आंसर क्या होगा, 33 से। तो ये जो आपका जो राइट आंसर क्या हो, जो पेट देख रहे हैं उससे नहीं होता है जल का निष्कासन, ठीक है। चलिए देखिए अगर आपको कभी भी यूट्यूब पे लाइव क्लास करना है मेरे इस चैनल पे, तो आपको यूट्यूब पे जाना है और आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो, और आपको लाइव लिख देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको देखना है हिस्ट्री का वीडियो, तो आपको यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार हिस्ट्री लाइव, तो आपको लाइव क्लास ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब बताते हैं 34 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निर्जलीयकरण के कारण मरने वाले रोगी को पिलाकर बचाया जा सकता है। तो वो कौन सा जो है पिलाकर उसे बचाया जा सकता है, तो ORS, या चाय, या ओबला पानी, या नींबू पानी। तो इसमें बताइए क्या राइट आंसर होगा 34 नंबर का, तो बताइए। बहुत अच्छा, ये जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, ए होगा। चलिए अब बात करते हैं, ये लास्ट प्रश्न है 35 का। ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण के जो कारण हो सकते हैं वो हो सकते हैं उच्च रक्तचाप, या बहरापन, या निद्र में बाधा, यह उपयुक्त में से सब। देखिए ध्वनि प्रदूषण से उच्च रक्तचाप हो जाता है, जो कि खून होता है ना वो फास्ट होने लगता है। बहरापन मतलब कि जो कान है ना कुछ सुनाई नहीं देता है। निद्र में बाधा मतलब कि जो सोया हुआ है ना व्यक्ति उसको बाधा हो गया, उपयुक्त में से सभी। तो आपका राइट आंसर 100% डी होगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप एक बार लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। आप जितना लाइक करेंगे ना उतना ही मुझे और मज़ा आएगा कि हाँ अभी वीडियो और बनाना चाहिए और बेस्ट वीडियो देना चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बात करेंगे। अगर आप सेट 2 देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर सेट 2 लाइए जल्दी, तो हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे। अगर आपके भी मन में कोई और सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का नाम लिखिए कि इस सब्जेक्ट का लाइए, हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, आर्ट्स का ऑल PDF नोट्स मिल जाएगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, होम साइंस सभी के सभी चीज़ मिलेंगे और हमेशा मिलता रहेगा। तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके क्या करिएगा, सर ज्वाइन कर दीजिए, मात्र 150 रुपये लगेगा, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।